बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉस्ट एकमुलेशन मेथड है, एक जिसको हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। जब हम बात करते हैं कॉस्ट एकमुलेशन की, मींस के कॉस्ट को इकट्ठा करना है हमने। तो कॉस्ट को इकट्ठा करने के लिए हमें पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किस चीज़ की कॉस्ट हम एकमुलेट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए एकमुलेट कर रहे हैं। जब तक हमें ये क्लियर ना हो, उस वक्त तक हम प्रॉपर या जिसको कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव एकमुलेशन नहीं कर सकते। इफ़ेक्टिव एकमुलेशन हम उस वक्त करेंगे जब हमें क्लियर हो कि हम किस चीज़ की कॉस्टिंग कर रहे हैं। तब आपको यहाँ पे आपका जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक कॉस्ट एकमुलेशन मेथड है, जहाँ पे ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास हेट्रोजीनियस प्रोडक्शन हो रही हो। हेट्रोजीनियस प्रोडक्शन हो रही हो, प्रोडक्ट्स हो आपके पास, मतलब एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट हो। वन ऑर्डर या जॉब जो है, तो उस वक्त हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इस वजह से करते हैं कि अगर हम कॉस्ट को एक चीज़ के लिए, एक ही प्रोडक्ट के लिए कम्युलेट करें, तो फिर हम गलत कॉस्टिंग कर रहे होंगे, क्योंकि एक ऑर्डर जो है वो दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट है। एक ऑर्डर हमारे पास आ रहा है कि आप हमारे लिए चेयर्स बनाएं, और उन चेयर्स की स्पेसिफिकेशन जो है वो केजी या नर्सरी के बच्चों के लिए है। और दूसरा ऑर्डर हमारे पास आ रहा है कि आप चेयर्स बनाएं और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाएं। फर्ज कर लें 200 चेयर्स हम बना रहे हैं नर्सरी के बच्चों के लिए, और दूसरी तरफ पे हम 200 चेयर्स बना रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अब अगर हम इन दोनों की कॉस्टिंग या कॉस्ट एकमुलेशन एक जैसी करेंगे, तो इनकी यूनिट कॉस्ट जो है वो भी फिर सेम कैलकुलेट होगी। जब सेम कैलकुलेट होगी, तो उससे क्या होगा कि हम उसको अंडर एस्टिमेट कर लेंगे। हम उस कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे या ओवर एस्टिमेट कर रहे होंगे। तो इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास यूनिवर्सिटी का एक ऑर्डर है, इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। इसकी कॉस्ट आइटम्स जो हैं वो हम अकमुलेट करेंगे स्पेसिफिकली इसी के लिए कि इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आई, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, उसी हिसाब से हम यूनिवर्सिटी को चार्ज करेंगे। इसी तरह जब हम स्कूल के लिए चेयर्स बना रहे होंगे, तो उसके लिए कमुलेशन जो है उन्हीं 200 स्कूल चेयर्स के लिए करेंगे, और वो टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर उससे हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ऐसे यहाँ पे आपको नाम से नज़र आएगा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब मीन्स कोई ख़ास, किसी ने आपको कोई ऑर्डर दिया हुआ है, कोई एक जॉब है जो आपने करना है। अब वो जो जॉब है उसके लिए हम कॉस्ट, वो हमारा जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम टारगेट करेंगे और उसके लिए सारी कम्युलेशन करेंगे। इसकी डिटेल में आते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हम कब यूज़ करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट आर कम्युलेटेड फॉर ईच जॉब। हम जो कॉस्ट एकमुलेट करते हैं वो हर एक जॉब के लिए करेंगे, मतलब ईच जॉब इज अवर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जॉब कॉस्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा। जॉब क्या है? इज द आउटपुट। ये किसी कस्टमर का ऑर्डर है। जॉब मस्ट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। अब एक जॉब जो है दूसरी जॉब से डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आप यूज़ ना करें, क्योंकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कंपैरेटिवली एक मुश्किल तरीका है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और कॉस्ट को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक दिन में शायद 100 ऑर्डर्स आ जाएं, तो उन अलग अलग ऑर्डर्स को अलग अलग ट्रीट करना आसान काम नहीं है। देयर मस्ट बी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट जो है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर डिफरेंट होना चाहिए, तब आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करें। ऑर्डर्स आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी अलग है, यूनिट कॉस्ट भी अलग है, तो तब हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो यूज़ करेंगे। इसकी मज़ीद डिटेल्स में आते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के डिटेल्स अबाउट अ जॉब और रिकॉर्डेड। अच्छा, अब एक जॉब के लिए हमने उनको अलग अलग जॉब नंबर दे दी। जैसे यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डर है
उसको हमने दे दिया जॉब नंबर 1। जो स्कूल का ऑर्डर है उसको हमने नंबर दे दिया जॉब नंबर 2। अब कॉस्टिंग जब हम करेंगे तो कॉस्ट एकमुलेट करेंगे फॉर ईच जॉब। जॉब नंबर 2 के लिए हम कॉस्ट एकमुलेशन करेंगे और इसका जो डाटा है वो हम एक सेपरेट शीट पे लेके आएंगे। जो कॉस्टिंग है इसकी वो एक सेपरेट शीट पे हम कर रहे होंगे। उस सेपरेट शीट को हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। इसी तरह जॉब नंबर 1 की जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट आइटम्स हैं, उनको हम अकोमुलेट करेंगे फॉर जॉब नंबर 1 और उनको फिर रिकॉर्ड करेंगे एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के ऊपर। इसी जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के ऊपर टोटल कॉस्ट इस जॉब की कैलकुलेट होगी और इस मतलब जॉब 1 के लिए और एक कॉस्ट शीट बनाएंगे, जॉब 2 के लिए दूसरी कॉस्ट शीट बनाएंगे। अलग अलग कॉस्ट शीट्स बनेंगी, उसको हम कहेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में भी ऑन पेपर, ये किसी पेपर के ऊपर भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मतलब आप कंप्यूटर के भी ऊपर भी कर सकते हैं। ईच कॉस्ट शीट कलेक्ट्स डिटेल्स फॉर वन स्पेसिफिक जॉब। जैसे मैंने बात की, जॉब 1 के लिए अलग कॉस्ट शीट है, जॉब 2 के लिए अलग कॉस्ट शीट है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कॉस्ट शीट के ऊपर 2 जॉब्स लेके आ रहे हैं। फिर ई जॉब अच्छा, द कंटेंट्स और अरेंजमेंट ऑफ कॉस्ट शीट डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। अब एक बिजनेस में शायद हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हो कि जॉब नंबर 1 के लिए या जॉब नंबर 2 के लिए जब हम कॉस्ट शीट बना रहे हो तो उसके लिए हम मटेरियल, लेबर, एफओएच सारा डाटा ले रहे हो। फिर उस जॉब के लिए जैसे मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है, ये एक फॉर्मेट है जनरल। जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट आप स्टार्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रॉपर एक सैल्यूटेशन देते हैं उसको। उसमें क्या होता है, जॉब नंबर क्या है ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसी जॉब नंबर के लिए हम कॉस्ट को कमुलेट करेंगे। किस दिन ये स्टार्ट हुआ, कितने यूनिट्स हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, डेट कंप्लीटेड क्या है। इसमें आप कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं, इसमें आप मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे डेट स्टार्टेड, डेट कंप्लीटेड अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो स्किप कर दें। इसलिए पिछली स्लाइड में ये कहा गया कि अरेंजमेंट जो है वो फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस जो है, लास्ट पॉइंट आप देख लें, द कंटेंट्स और अरेंजमेंट ऑफ कॉस्ट शीट डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। तो आपकी मर्जी है, आप जो चीज़ें ड्रॉप करना चाहते हैं वो ड्रॉप कर लें बेशक। अब यहाँ पे आपके पास पहली चीज़ जो आ रही है वो डायरेक्ट मटेरियल का डाटा है। डायरेक्ट मटेरियल 5 नवंबर को जो इशू हुआ, जब आप डायरेक्ट मटेरियल स्टोर से इशू करवाते हैं तो उसके लिए तरीका ये होता है कि एक रिक्विजिशन प्रोफार्मा आप फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये एक रिक्विजिशन मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म है, ये आप देते हैं स्टोर में। उसमें डेट, किस डिपार्टमेंट में ये डाटा गया, उस रिक्विजिशन का रिक्विजिशन नंबर होता है एक, वो वहाँ पे स्टोर कीपर अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है और इस रिक्विजिशन फॉर्म की एक कॉपी स्टोर कीपर के पास होती है और कंसर्न डिपार्टमेंट के पास भी होती है। किस जॉब के लिए ये इशू हुआ, उस जॉब के लिए ये जो मटेरियल है ये उसके साथ एसोसिएट, वो रिलेट हो जाता है और ये वाली डेट जो है वो कॉस्ट शीट के ऊपर हम ले लेते हैं। इशूड बाय ये सारी चीज़ें, आइटम नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेजर क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इशूड क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती हैं। आप अपने कॉस्ट शीट के ऊपर ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब कॉस्ट शीट के ऊपर वापस आ जाएं। कॉस्ट शीट में आपने क्या दिया, डेट वाइज, डेट 5 नवंबर को इस जॉब पे हमने काम शुरू किया था 2 नवंबर को। 5 नवंबर को रिक्विजिशन नंबर सो एंड सो के ज़रिए से हमने इतना मटेरियल इशू किया, उसकी यूनिट कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट उसकी ये है। फिर 13 नवंबर को मज़ीद मटेरियल इसी जॉब के लिए इशू हुआ, जॉब नंबर जो भी है यहाँ पे 304 के लिए इतना मटेरियल इशू हुआ, टोटल मटेरियल ये इशू हुआ। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर जो है 12 नवंबर, कार्ड नंबर, टाइम कार्ड में आपको दिखा देता हूँ कि टाइम कार्ड क्या है या टाइम टिकट क्या है। ये है, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। एक एम्प्लॉई जब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आप होते हैं तो आपकी मजबूरी होती है कि आप हर एक एम्प्लॉई जो है वो ये स्पेसिफाई करे कि किस जॉब पे उसने काम किया है। वो वहाँ पे स्पेसिफाई करेगा कि किस डेट को उसने कितने घंटे काम किया है। 10 जुलाई को उसने 8 घंटे काम किया है, 11 जुलाई को 8 घंटे काम किया है,
12 जुलाई को 8 घंटे काम किया है इसी जॉब के ऊपर। ये जॉब, अब ये वाली कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ है या डॉलर है, 100 जो है वो पहले दिन में 200 दूसरे दिन में, 200 तीसरे दिन में, ये कॉस्ट हम उस कॉस्ट शीट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइम टिकट नंबर या टाइम कार्ड नंबर आपने रिकॉर्ड किया, कितने घंटे काम हुआ टोटल इस मशीन, इस जॉब के ऊपर 12 नवंबर को, और उसका रेट क्या था, टोटल कॉस्ट कितनी है, ये सारा कुछ आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात आ जाती है। तो यहाँ पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ज़्यादातर हम जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यूज़ करते हैं वो प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज़ के ऊपर या स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के ऊपर हम लेते हैं। जैसे ये एक स्टैंडर्ड रेट है, एप्लीकेशन रेट इसको कहा जाता है या इसको ओवरहेड रेट कहा जाता है। ये अब हम थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट होता है। ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं, हमने कॉस्ट सिस्टम्स पढ़े थे, उसमें आपने ये बताया था मैंने आपको कि एक हम एक्चुअल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं या इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं, एक हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हैं जिसको हम प्री डिटर्मिन्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के लिए ज़्यादातर हम प्री डिटर्मिन्ड कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि एक्टिविटी बेस क्या होता है, कैसी ये सारी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेट होती हैं। फिर उसको सारी चीज़ों को समराइज़ कर लें। यही डाटा जो है मटेरियल लेबर एफओएच का यहाँ पे आ रहा है, ऐड किया, टोटल कैलकुलेट किया, यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया। ये एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है, एक फॉर्मेट है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो ये भी एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है, लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी कम है। डेट रिक्वेस्टेड है, डेट कंप्लीटेड नहीं है इसमें, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कस्टमर का नाम उसमें नहीं था, यहाँ पे है। अब इसमें अगर आप देखें, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि मटेरियल के बारे में सिर्फ कॉस्ट दी गई है, ना रिक्विजिशन नंबर है, ना कोई और इन्फॉर्मेशन है, ना यूनिट कॉस्ट है, ना नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। इसी तरह लेबर में भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओवरहेड्स भी सिर्फ अमाउंट्स हैं। और वहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डाटा जो है मटेरियल ऊपर, फिर लेबर, फिर एफओएच। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि चीज़ें जो हैं वो एक हॉरिजॉन्टल उसमें आ रही हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच, फिर टोटल किया, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हुआ। ये आपके पास एक मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म है। ये सारा डाटा जो है डिपार्टमेंट में भी पड़ा रहता है और स्टोर कीपर के पास भी। फिर ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू मेंटेन जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट फॉर ईच एंड एवरी जॉब।